नाज़रीन, हमारे यहाँ बच्चे जब 3 साल की उम्र में होते हैं या 2.5 साल की उम्र में होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी बोलना शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी चलना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे की जो स्पीच है वो बहुत डिले हो जाती है। बच्चा बहुत कम बोलना शुरू करता है, आ तो करना शुरू कर देता है, लेकिन वो बाकायदा तौर पर जो अल्फाज होते हैं उसकी अदायगी नहीं कर पाता। और उसमें क्या करते हैं, हम कहते हैं बच्चे अभी हम बच्चों को बड़ा वो ले रहे होते हैं। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा तोतला बोलना शुरू करते हैं, या हम खुद ही उनसे जब बात कर रहे होते हैं मोहब्बत में आके थोड़ा सा तोतला बोलना शुरू कर देते कि मेरा बेबी क्या कर रहा है। कुछ इस तरह के अल्फाज होते हैं जिनको हम बोलना शुरू होते हैं और हमारे बच्चे वही चीजें अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चे वो सुनने के बाद वैसा बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे खुदा की तरफ से ही वैसे बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों की स्पीच थेरेपी कितनी जरूरी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, जो बच्चे थोड़ा डिले बोलते हैं, मतलब उनकी उम्र 3 साल है, 2.5 साल है, उन्होंने बोलना शुरू कर देना था लेकिन किसी वजह से वो नहीं बोल पाते, उनकी स्पीच जो है वो डिले हो जाती है, तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? क्या आपको वेट करना चाहिए या आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? इसके अलावा ऑटिज्म की हम बात करेंगे। ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं जिनकी स्पीच थेरेपी की जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अगर वो स्पीच थेरेपी लेते हैं तो किस हद तक उनके लिए फायदेमंद होती है, यकीनन इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्पीच थेरेपिस्ट जिक्रा फैज मौजूद है। वेलकम करते हैं आपको। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है आपको अपने शो में देख के। और आपका नाम बड़ा मुख्तलिफ है, इसका मतलब क्या है? जिक्र करने वाली, जिक्र करने वाली जी, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा यूनिक है। मेरा ख्याल है मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसा नाम सुना है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर किसी का नाम बहुत खूबसूरत हो उसकी तारीफ करनी चाहिए ये बहुत जरूरी भी है। जिक्र, मैं पूछना चाहूंगी, जैसे बच्चे हैं, कौन सी एज में बच्चे को बोलना शुरू कर देना चाहिए? अच्छा, बेसिकली 6 to 9 मंथ का जो बच्चा होता है तो स्टार्ट कर देता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वो कुछ वर्ड्स बोलना शुरू करता है, बैबलिंग करता है, तो वहां से जो बच्चे हैं हमें पता चलना शुरू हो जाता है जी बच्चा बोल रहा है, वो कुछ साउंड्स निकाल रहा है, कुछ साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। तो ये जो एज है 6 to 9 मंथ की, जैसे 1 ईयर का आप मैक्सिमम, तो 1 साल तक जो बच्चा है वो बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो करना शुरू कर देता है। और उसके बाद जो बाकायदा अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू करता है, जैसे मामा, बाबा, बैठ जाओ, कुछ छोटी छोटी जुमले बोलना शुरू करता है, वो कौन सी एज में स्टार्ट कर देनी चाहिए? 1 से 2 साल तक का जो बच्चा है वो ये वर्ड बोलता है। ठीक है, बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ। अगर आप 2.5 साल तक का बच्चा देखें तो वो बाबा, मामा, आंटी, दे आ जाओ, दूदू, जाना है, ये वो वर्ड्स हैं। आप कह लें कि 2 वर्ड सेंटेंस। अगर हम उसको स्पीच में देखें तो हम लोग लेके जाते हैं जी 2 वर्ड सेंटेंस जो बच्चा है बोलता है। और समहाउ अगर हम 2.5 साल का बच्चा देखें या 2.5 से 3 साल तक का बच्चा देखें तो वो 3 वर्ड सेंटेंस पे भी होते हैं। कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे होते हैं, वो हम जिन्हें कहते हैं इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो 3 वर्ड्स 4 वर्ड सेंटेंस पे भी होते हैं और प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, हर बात समझते हैं। हाँ माशाल्लाह से। और अगर इस एज में आके आपका बच्चा नहीं बोल पा रहा, सही से वर्ड अदा नहीं कर पा रहा, या वो ट्राई कर रहा है लेकिन उसे बोला नहीं जा रहा, तो क्या उस वक्त स्पीच थेरेपी करवा लेनी चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ना रेड फ्लैग शो होना शुरू हो जाते हैं, साइंस शो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये बच्चा 2 साल का हो गया लेकिन अभी तक, अगर 2 साल का बच्चा वो बैबलिंग पे है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिले आ गया। ठीक है। 2 साल का बच्चा वो प्रॉपर वर्ड्स बोलता है, ठीक है, वो बात समझता है, वो हमें रिस्पांस देता है। लेकिन अगर एक बच्चा है वो कुछ भी नहीं बोल रहा, आप उसको बुला रहे हैं, बच्चा आपको रिस्पांस नहीं दे रहा, आपकी तरफ देख नहीं रहा है, आप उसको कोई भी वर्ड्स कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं मामा को बोलो, मामा आ जाओ, दूध दे दो, खाना खाना है, बच्चा कुछ नहीं बोल रहा और वो सिर्फ बैबलिंग कर रहा है, बब्बा, या कोई भी साउंड्स खुद ही से, हम उसको कहते हैं वोकल स्ट्रीमिंग, बच्चा ओ या कार्टून देख रहा तो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो स्पीच नहीं है। इसका मतलब है बच्चा स्पीच डिले के साथ है। और यहाँ पे उनको चाहिए कि वो फौरन से डॉक्टर के पास जाएं या स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाएं या किसी सेंटर में जाएं और वहां पे अपने बच्चे की जो है असेसमेंट करवाएं। ठीक है। प्रॉपर असेसमेंट से वो जो डिफरेंट स्पीच थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, वो इस चीज के साथ बच्चे को प्रोटोकॉल्स के साथ, कुछ टूल्स के साथ टेस्ट करते हैं कि कहाँ पे बच्चे का लैग आ रहा है। और फिर वो बताते हैं कि जी बिल्कुल बच्चा जो है उसका जो माइलस्टोन है, बेसिकली अगर 3 साल का बच्चा है और वो प्रॉपर सेंटेंस मेकिंग के साथ है, लेकिन आपका बच्चा जो 3 साल का है उस तरह आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो कुछ वर्ड्स नहीं बोल रहा है, अगर उसको कुछ चाहिए तो बच्चा रोना शुरू कर देगा, बच्चा चीजें फेंकना शुरू कर देगा, या वो आपका हाथ पकड़ के उस चीज के पास लेके जा रहा है, आपको पॉइंटिंग करवा रहा है, तो इसका मतलब है बच्चा स्पीच डिले के साथ है। यहाँ से पेरेंट्स को शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सिम्टम्स पता चल जाते हैं कि यहाँ पे बच्चा ये कर रहा है, क्योंकि बच्चे को जब स्पीच नहीं है, बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर बिहेवियर इश्यूज आते हैं। जब बिहेवियर इशू आते हैं तो फैमिली को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, जो बच्चा है
वो सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा पीछे हो जाता है, पीयर इंटरेक्शन नहीं होता, बच्चा जो है एक्सप्रेशन जो है वो अपने शो नहीं करवा सकता। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमें जो साइंस हैं जो शो होना शुरू हो जाते हैं कि जो बच्चे के एज कम्पेयर टू न्यूरोटिपिकल चाइल्ड जो हम कहते हैं, उन बच्चों से जो बच्चा है वो पीछे है। जैसे कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स आते हैं जब हमारे पास, तो वो कहते हैं जी बच्चा देखिए कहीं इसका IQ लेवल बाकी बच्चों से कम तो नहीं है। तो मैं कहती हूँ नहीं भी, स्पीच डिले में ये होता है कि बच्चे का जो IQ लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो जैसे बाकी बच्चों का होता है। हाँ, अगर आपका बच्चा डेवलपमेंटल डिले के साथ है, फिर हम कह सकते हैं कि जो उसका IQ लेवल है वो जो दूसरे बच्चों से कुछ कम है। जैसे लेट सपोज अगर न्यूरोटिपिकल बच्चे का 70 to 110 के बिटवीन में है, तो आपके बच्चे का 50 to 60 में है या 60 to 70 में लैग कर है, वो भी हम चेक करते हैं, तो उसके बाद ही हम बताते हैं। लेकिन स्पीच डिले में IQ लेवल का कोई लिंक नहीं है, उसमें आपके बच्चे की स्पीच डिले हो रही होती है, डेवलपमेंटल डिले नहीं है। बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी जो स्पीच है वो उस तरह नहीं है जैसे एक आम बच्चे की आती है। ठीक है। जिक्रा, जो बच्चे थोड़ा हकलाहट का शिकार होते हैं, वर्ड्स बोलते हुए हकलाना शुरू कर देते हैं और फिर तोतलापन भी आ जाता है बच्चों में, शायद वो हम मोहब्बत से बोल रहे होते हैं उसे वो अडॉप्ट कर रहा होता है, जैसे मैंने बोल के भी बताया। और अक्सर मोहब्बत, जब आपका मोहब्बत का इजहार करने का जो तरीकाकार होता है वो इसी तरह से होता है कि आप बहुत ही प्यार में आके, लाड में आके वैसे बात कर रहे होते हैं। तो क्या इसका कोई लिंक है? वो ये होता है कि फैमिली बोलती है ना मेरा पाला बेबी, वो बच्चे भी फिर उसी तरह तोतला जवाब देते हैं। स्टैमरिंग के साथ जो बेसिकली बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादा ये होता है कि स्टार्टिंग में वो स्टैमरिंग के साथ होते हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। बच्चा स्कूल में जाता है, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो बोल नहीं सकता, इसको किसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं करना। इसकी वजह से पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि बच्चे ने इसी तरह ही रहना है, और बच्चा जो है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है। जिसकी वजह से लोगों को, अगर बच्चा थोड़ा हकलाहट का शिकार, हमें लगता है कि अब सारी उम्र इसने ऐसे ही रहना, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज नहीं है। स्टैमरिंग के साथ बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, बच्चे आते हैं और 4 to 5 मंथ उनकी स्पीच होती है, वो टू केस वेरी करता है बच्चे को कहाँ पे उसका बच्चे का स्टैमरिंग इशू है। आप उनके साथ सोशलाइजेशन करें, आप बच्चे को बताएं, आप उनका इंट्रोडक्शन करवाएं, उनके साथ पीयर इंटरेक्शन करवाएं, हम उनके साथ स्टोरी टेलिंग करते हैं। आप मोबाइल ऑन कर लेते हो, देखते हैं कि बच्चे का जो स्टैमरिंग है वो कहाँ पे आके आ रही है और किस ड्यूरेशन के साथ है। वहाँ पे हम उस चीज़ को काउंट करते हैं और उसकी जो स्टैमरिंग है वहाँ पे कम होना शुरू हो जाती है। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे बेनिफिशियल है, इफेक्टिव है, और बच्चों की जो स्टैमरिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मतलब खत्म हो सकती है बिल्कुल। जिक्रा, यकीनन आपने बहुत से लोग देखे होंगे, अभी तो हम बच्चों की बात करें ना, कि स्पीच थेरेपी से उनको बहुत फायदा पहुंच सकता है, जो स्पीच डिले है वो भी खत्म हो सकती है अगर आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाके स्पीच थेरेपी लेते हैं। जिक्रा, बहुत से बड़ी एज के लोग होते हैं, खवातीन भी, मर्द हजरात भी, हकला के बोलते हैं ना, थोड़ा वर्ड बोलते हुए थोड़ा रुक जाते हैं और हमने उनको उनकी जिंदगी का हिस्सा बना दिया होता है। क्या इस एज में भी जाके आपको स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है? क्या फायदा पहुंच सकता है आपको? थेरेपी आप किसी भी एज में ले सकते हैं। अच्छा, किसी भी एज में ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जब आप अर्ली एज स्टार्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट ज्यादा जल्दी मिलते हैं। अच्छा ठीक है, अर्ली में जल्दी आ जाते हैं। बिल्कुल, आपको ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। उसमें ये होता है कि जब आपकी एज, आप अडल्ट हो जाते हैं, उसमें जो काफी चीजें होती है वो आपके स्टक हो जाती हैं। और आप नॉर्मली ये चीज नोटिस कीजिएगा, जब स्टैमरिंग है, एक बच्चा हकलाता कब है, स्टैमरिंग के साथ कब आता है, जब उसको उस पॉइंट पे, उस जगह पे खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पे उसको पता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं पजल हो रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसको मोटिवेट करने वाला उस बच्चे को कोई नहीं होता, और वहाँ पे वो बच्चा अपने शोल्डर्स पे बर्डन फील करता है कि मैं ये काम कैसे करूंगा। और आप देखिए वो नर्वस हो जाता है, कम दोस्तियां करते हैं, कम लोगों के पास बैठते हैं, अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और हालांकि वो बच्चे मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनमें जितनी हिडन स्किल्स होती हैं उनमें हमें नहीं पता होता है। वो बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, गिटारिस्ट होते हैं। इवन अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं, गिटार प्ले करते हैं, और इनमें इतनी ज्यादा स्किल्स होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि उनको बिल्कुल सोसाइटी के जो हमारे नॉर्म्स हैं उनको बिल्कुल साइड पे कर देते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उनको मोटिवेट करें कि आपने स्पीच करनी है और आप ये कर सकते हैं, और वो बच्चा अगर आप उसको स्पीच में खड़ा करें वो बहुत अच्छा बोलता है। बिल्कुल जिक्र, ये बड़ी तल्ख हकीकत है। हमारे यहाँ पेरेंट्स इस कदर डिप्रेस हो जाते हैं कि अगर उनके यहाँ कोई मेहमान आ जाते हैं तो ऐसे बच्चे को बहुत कम बोलने देते हैं, इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, एक्सेप्टेंस नहीं है पेरेंट्स में। उनको रूम में ले जाके बंद कर देते हैं कि जब तक गेस्ट आए हैं आपने रूम से बाहर नहीं निकलना, नहीं आना। और अगर आप बच्चा उस चीज को ओवरकम नहीं कर पाता। हाँ, और ये देखिए इतनी ज्यादा चीजें हो रही है और हमें लग रहा था सिर्फ कोई मसला नहीं, कुछ वक्त की तो बात। मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस भी है, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस भी है। प्रेशर बहुत होता है ना, बहुत प्रेशर होता है, और आप कंपेयर बहुत ज्यादा करते हैं कि उसका बच्चा ऐसा है, हमारा बच्चा नहीं। और इवन अगर आप फैमिलीज में देखें, अगर 2 से 3 फैमिलीज एक साथ हैं, बच्चों की थेरेपिस्ट करवा रही हैं और वो कह रही हैं अच्छा उसके बच्चे को तो 2 महीने में फर्क पड़ गया था, मेरे बच्चे को क्यों नहीं आ रहा। भाई आपके बच्चे में उनके बच्चे में डिफरेंस है, तो उस चीज को भी मुझे लगता है पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते और अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं।
हाँ, कंपेयर भी कर रहे होते हैं और ये नहीं पता चल रहा होता बच्चा अब जो है किस तरह एहसास से कमतरी में जा रहा है। आप देखें ना कि आप तो उसको सारा कॉन्फिडेंस जीरो कर रहे हैं ना, क्योंकि आप पे सोसाइटी का प्रेशर है। अब वही प्रेशर एक छोटे से बच्चे को दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं, और हर वक्त हर मौके पे, शादी ब्याह पे, किसी भी इवेंट पे, तो वो बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा, बड़े होके क्या करेगा? उसकी जो हिडन टैलेंट है वो शायद हिडन ही रह जाते हैं, वो शायद किसी को शो ही नहीं करते, क्योंकि उनके माइंड में एक चीज डाल दी जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अच्छा जिक्रा, जैसे आपने कहा कि थेरेपी आप किसी भी एज में ले सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोगों का मसला होता है, स्पेशली लाहौरियों का, बड़ी माजरत के साथ रेड डे का मसला होता है, कभी कभी मेरा भी हो जाता है, अटक जाते हैं वर्ड्स। तो क्या रेड डे इस तरह के जो अल्फाज हैं इनकी भी थेरेपी की जाती है? बिल्कुल, हम इनको कहते हैं आर्टिकुलेशन एरर के साथ। जैसे कुछ बच्चे हैं वो कहते हैं कि मुझे फ्रूट दे दो, वो फ्रूट नहीं, वो कहते हैं फ्रूट दे दो, ठीक है। हाँ। शीन की साउंड, सीन की साउंड, हाँ, ये कुछ साउंड्स हैं जो बच्चे ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। स्पीच थेरेपी इनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इनको थेरेपी जाती है, इनका जो आर्टिकुलेशन एरर है उसको ठीक किया जाता है। उनको उस चीज के साथ, अब जैसे हम टंग डिप्रेसर यूज करते हैं, वो रख के बच्चों को बताते हैं कि आपने ऐसे बोलना है, तो वो एक आप कह लें कि हमारी जॉस की एक्सरसाइज होती हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टंग डिप्रेसर, ये कुछ चीजें हैं वो हम यूज करते हैं। फिर हमारे टूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जब हम उनको यूज करते हैं। और साथ ही हम उनकी जब बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि जब स्पीच में बच्चा डिले में जाता है तो बिहेवियर इशू बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे देखिए, उन्होंने अपना एक एनवायरनमेंट सेट किया होता है, वो इंडिविजुअल रहते हैं, वो उनसे कोई बात नहीं करता है, वो चुप रहते हैं। लेकिन जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, जब हम कॉन्टिन्यूसली अपने 1 आवर का जब हमारा एक सेशन होता है स्पीच का, हम बच्चे को फोकस कर रहे होते हैं कि आपने बोलना है, तो बच्चा इतना बिहेवियर शो करते हैं, हेड बैंगिंग करते हैं, समहाउ वो हमें हिट करते हैं, स्पिटिंग करते हैं, और उसके बाद वो थ्रोइंग करते हैं, इतने ज्यादा बिहेवियर शो कराते हैं। तो फिर हमारे अंदर एक स्टेमिना होता है कि हम लोग स्टक हो जाते हैं। हम अपनी जुबान में उनको कहते हैं, हम बच्चे को फिर एक्सटेंशन पे डाल देते हैं कि ठीक है आप करो, लेकिन जब तक आप ये वर्ड बोलोगे नहीं, हम आपको यहाँ से उठने नहीं देंगे। फिर मजबूरी में बच्चा वो वर्ड निकालता है। फिर जब वर्ड निकालता है तो इसका मतलब है बच्चा बोल सकता है। हाँ। और जब बच्चा एक दफा वर्ड निकाल लेता है तो फिर बच्चा बस निकाल इजी हो जाता है, वो इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें एक हिचकिचाहट होती है, एक बच्चा डर रहा होता है कि मैंने अगर ये बोल दिया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा। और हम हर हाल में बच्चे को रिइंफोर्स करते हैं। अगर बच्चे को हमने कहा है कि आपने आ बोलना है, लेट्स सपोज बच्चा बिल्कुल वर्बल नहीं है, नॉन वर्बल है, और हम कह रहे हैं जी बच्चा आपने आ, और बच्चे ने कह दिया ओ, तो हम उस पर भी उसको रिइंफोर्स करेंगे, क्योंकि उसने अप्रोक्सीमेशन के साथ बोला है। चले कुछ तो साउंड निकालेंगे ना बच्चे, कुछ तो साउंड। उसके बाद हम उसको बच्चे को आफ्टर 1 वीक फिर हम उस आ साउंड पे लेके आएंगे, ब साउंड पे लेके आएंगे, और उसको हम वर्ड्स पे लेके सारे साउंड्स उसको सारे साउंड्स उसको एक तो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और साथ ही उनको बेसिक साउंड जब उसको आएंगे, जैसे आ आएगा तो आ से एप्पल, बा आएगा तो बैट। ठीक है। वैसे जिक्र कुछ लोग, जैसे रेड डे का मैंने जिक्र किया, हे का कुछ मसला होता है, तो वो लोग कुछ लोग कहते हैं ट्विस्ट, टंग ट्विस्टर, वो आप उसको प्रैक्टिस में लेके आए तो आपके ये अल्फाज ठीक हो जाते हैं, तो ये फायदेमंद होती है? बिल्कुल होता है। स्पीच थेरेपी में सब यूज होता है, जैसे मैंने आपको कहा है कि इसको हम टंग डिप्रेसर भी कहते हैं, ये सारा होता है, हम ये यूज करते हैं। हम इवन समहाउ होते हैं कि हम एक स्पून लेते हैं, हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद वो बहुत ज्यादा ठंडा सा हो जाता है, फिर हम उसको, ये चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करता है कि किसके लिए क्या चीज जरूरी है, फिर हम उसको उसके साथ जुबान के साथ प्रेस करते हैं, कि हम बच्चे को बताते हैं कि अगर आपकी ल के साउंड है तो हम उसको यूज करते हैं कि आपने जुबान को ऊपर टच करना है, ठीक है। अगर आपकी आ के साउंड है तो जुबान नीचे रहेगी। कुछ बच्चों की कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जो जुबान है वो ऊपर टच नहीं करती है, हम उनको कहते हैं से ला, तो वो आ करते हैं, तो फिर हम उनको उस चीज के साथ यूज करवाते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं, डिफरेंट आप कह लें कि टूल्स यूज करते हैं कि आपने अपनी जुबान को ऊपर लेके जाना है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो साउंड बच्चा क्रिएट करता है, और उसके बाद उसकी वो साउंड आ जाती है। ठीक है, मतलब ये सारी प्रैक्टिस है, सारी एक्सरसाइज है जो थेरेपिस्ट करवा रहा होता है बच्चे को बुलवाने के लिए, उनके जो अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे, कोशिश कर रहे होते हैं कि वो चलो कोई साउंड ही पकड़ना शुरू कर दे, कोई साउंड ही बोले ना, ताकि अंदाजा हो जाए कि ये बच्चा जो है वो बोल सकता है। तो आयशा, कोई एक छोटी मोटी एक्सरसाइज या टंग ट्विस्टर कुछ ऐसा है जो अभी आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं देखने वालों को? अभी मैं टूल तो कोई नहीं लेके, लेकिन अगर आपने जॉस की एक्सरसाइज करवानी है तो वो होता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो उसमें होता है कि आप उनको पहले इस तरह हम काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट में बच्चे जो है वो इतने अग्रेसिव होते हैं कि वो आपको हाथ नहीं लगाने देते। हाँ, बिल्कुल, वो कुछ बच्चे ऑटिज्म के साथ होते हैं, कुछ सेरेब्रल पाल्सी के साथ होते हैं, कुछ ADHD के साथ होते हैं, कुछ डेवलपमेंटल डिले के साथ होते हैं। डिफरेंट बच्चों का जो डायग्नोसिस किया होता है डॉक्टर्स ने, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे आते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम बच्चे को ऐसे उसके जो चीक्स पे हाथ रख के, उसके बाद आपने लोशन हाथ पे कोई लगा लेना है। लोशन, क्योंकि जब आप उनका मसाज करते हैं तो अगर आप लोशन नहीं लगाएंगे तो वो चीज बहुत स्टफ हो जाती है, हार्ड होती है, तो आप मसाज नहीं कर सकते। तो आप उनको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपने काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिर आपने दूसरी तरफ 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे नीचे अपने दोनों हाथ रख के उसको यहाँ पे उनको प्रेशर देना है ताकि बच्चे के जो जॉज हैं वो मजबूत हों। यहाँ से आपने 10 टाइम किए, फिर ऐसे आपने हाथ रखना है तो आपने यहाँ पे यूँ एक्सरसाइज दी। जब आप यहाँ पे उनको प्रेस करते हैं तो ये चीज़ें उनकी स्ट्रांग होती है क्योंकि बच्चे ने बोलना है। और उसके बाद टंग डिप्रेसर हम जुबान के अंदर रखते हैं, जो साउंड हमने निकलवाने उस साउंड के अकॉर्डिंगली हम बच्चे के मुंह के मूवमेंट करवाते हैं। अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त, ये बड़ा एक अच्छा मसाज भी और आपकी जो लाइन के लिए भी बड़ा अच्छा, उससे बच्चे जो है उनको फ़ायदा भी हो रहा है। इस हवाले से मज़ीद भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ऑटिस्टिक बच्चों के हवाले से बात करेंगे, ऑटिज़म के हवाले से बात करेंगे, उन बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, किस तरह से थेरेपिस्ट जो है उनकी एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं और कितना ज़रूरी होता है, यकीनन इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और जो बच्चे स्पीच डिले हैं या उनको कोई भी मसला आ रहा है, जैसे मैंने तोतलेपन की बात की या फिर मैंने बात की है जी हकलाहट का शिकार हो जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। जब थेरेपिस्ट आपके पास मौजूद है आप जाके उनसे ट्रीट करवा सकते हैं। अपने बच्चे को कॉम्प्लेक्स का शिकार मत कीजिए। एक बार बच्चा जब अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो फिर वो कभी भी उस तरह की खुद एतमादी उसमें वापस नहीं आती, फिर आप जो मर्जी कर ले, फिर आपको बड़ा वक्त लगता है बच्चे को वापस लाने के लिए। और जो बच्चे हैं, जैसे जिक्रा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो पहले तो वो एक्सेप्ट कर लेना कि हमारे बच्चे में ये मसला है और उसकी हल की तरफ हमने आना है। तो यकीनन इस हवाले से भी बात करेंगे। यह वक्त तो छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बच्चों की स्पीच थेरेपी के हवाले से बात करें, इवन के बड़ों के हवाले से भी। जैसे कुछ अल्फाज आप सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उसकी अदायगी जो होती है वो ठीक से नहीं होती, या आपके साउंड्स में थोड़े मसले आ रहे होते हैं, तो उसके लिए थेरेपिस्ट मौजूद है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने इसको बहुत ज़्यादा हवा बना लिया हुआ है। हम कहते हैं कि जी हकलाहट का शिकार है तो सारी ज़िंदगी शायद ऐसे ही रहेंगे, ये तो बचपन से ही ऐसा है, ये तो सही से बात ही नहीं कर पाता था। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पीच थेरेपी से आपके ये जो मसाइल है इनका हल मौजूद है। अब हम बात करेंगे ऑटिस्टिक बच्चों के हवाले से। हमारे यहाँ इसकी रेशो में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन मसला यह है कि हमारे यहाँ इसके सिम्टम्स से अंदाजा नहीं लगाया, हमें सिम्टम्स ही नहीं पता होते कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है या नहीं है। ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, क्या वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ बच्चे होते हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, वो अपनी ही दुनिया में लगे होते हैं। अगर वो खेल रहे हैं तो वो सिर्फ खेलते ही जाते हैं, और उनके पेरेंट्स अगर उनको बुला रहे हैं, उनके नाम से पुकारे, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, मुड़ के नहीं देखते। कुछ बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पे रिएक्ट जल्दी कर देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं और वो अगर हार जाते हैं और आप शाउट करते हैं, आप खुश होते हैं, आप खुशी का इजहार करते हैं, तो भी वो आपको इसके रिएक्ट में आपको मार भी सकते हैं, आपको थप्पड़ भी मार सकते हैं। ये बच्चे जैसे बड़े हो रहे होते हैं तो इनकी क्या क्या चीजें चेंज हो रही होती है, इनके बिहेवियर में क्या क्या चीजें चेंज हो रही होती है, यकीनन इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे यहाँ कुछ बच्चों को ऑटिस्टिक का इतना जिक्र होना शुरू हो गया अब आके, तो हमें ये लगता है कि कोई भी बच्चे में थोड़ा सी भी प्रॉब्लम है हम फौरन से उसको टैग कर देते हैं कि ये जी ऑटिस्टिक बच्चा है। क्या वाकई वो ऑटिस्टिक है या नहीं है, या वैसे उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स हमारे साथ जिक्रा फैज मौजूद हैं जो स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं। अब जिक्रा, जैसे मैं जिक्र कर रही थी, कितनी खूबसूरत मैंने बात की, जिक्रा जैसे मैं जिक्र कर रही थी, चेक करिए जरा कितना नाम के साथ मैच हो गया। खैर वापस आते अपने टॉपिक की जानिब। जिक्रा, जैसे ऑटिस्टिक बच्चों के हवाले से मैंने बात की, क्या हमारे यहाँ इसकी रेशो ज्यादा होना शुरू हो गई? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर अब हम देखें ज़्यादा रेशो ही इन बच्चों के ही हो रही है। कहीं पे भी जाए बच्चा ऑटिज्म के साथ है, बच्चा ऑटिज्म के साथ है, तो ये रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अच्छा, ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपके बच्चे जब बड़ा हो रहा होता है, किस तरह से पेरेंट्स को अंदाजा हो जाना चाहिए कि उनके बच्चों में क्या क्या चीजें चेंज होती है? अगर उनके 2 या 3 बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स वाज़े तौर पे पता चल जाएगा, अगर पहला बेबी है तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात तो ये कि मदर सबसे ज्यादा बच्चों के साथ होती हैं, और वो कंपैरिजन कि वो कंपेयर करना शुरू कर देती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब फर्स्ट बेबी होता है तब पेरेंट्स को थोड़ा लेट पता चलता है। हर जगह पे ये वो कहते हैं जी हमारा फर्स्ट बेबी था, हमें पता नहीं चला, हमने उसको डायग्नोज ही 4 साल की उम्र में करवाया, 4 ईयर्स में करवाया, 5 ईयर्स में करवाया। हाँ, अगर बच्चा सेकंड बेबी है, थर्ड बेबी है, तो पेरेंट्स फौरन से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पहला बच्चा तो मेरा 1 साल की उम्र में उसने कुछ ना कुछ साउंड निकाल दी थी, बच्चा कुछ बोलना शुरू हो गया था, या 1.5 साल का था, 2 साल का था, बच्चे ने चलना शुरू कर दिया था, 6 to 7 मंथ में बच्चे ने क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मेरा बच्चे ने नहीं ये चीज़ की, या मेरा बच्चा जो है उसने अभी तक खड़ा नहीं होना शुरू किया, या मेरे बच्चे ने बोलना नहीं शुरू किया, या जो बच्चा है हम उसको आवाज़ देते हैं। 2 साल की उम्र में भी ये बहुत ज़्यादा हमें जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं जी, बच्चा नेम रिस्पॉन्स पे कोई
हमें रिस्पॉन्स नहीं देता, अच्छा। आई कॉन्टेक्ट नहीं देता, हम बच्चे को बुला रहे जैसे कोई भी नाम है तो बच्चा जिधर स्टक है बच्चा उधर ही स्टक है, तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। अच्छा इसके कुछ हेयरिंग में तो इशू नहीं है, हाँ। अच्छा हम इसका हेयरिंग टेस्ट करवा लेते हैं, वो जाते हैं जी हेयरिंग टेस्ट तो बिल्कुल क्लियर है, तो क्या इशू है? तो समहाउ ये दो, अच्छा ऑटिज्म एक डिफरेंट चीज है, स्पीच डिले एक डिफरेंट चीज है, हम दोनों चीजों को एक साथ टैग नहीं कर सकते। स्पीच डिले में क्या होता है कि आपके बच्चे को सिर्फ स्पीच का इशू है, ठीक है। ऑटिज्म में डिफरेंट सिम्टम्स, डिफरेंट साइंस होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हाँ जी इस बच्चे को ऑटिज्म है, और उसके बाद जब हम उनकी असेसमेंट करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो उनको डायग्नोज करते हैं बच्चे को, जिसमें डिफरेंट वो टूल्स यूज करते हैं, जैसे मैं सिंपल बता देती हूँ, कार्स है जिसमें हम लोग बच्चे को असेस करते हैं, तो हम उसमें डिफरेंट स्कोरिंग देख लेते हैं कि हम उसके लेवल्स होते हैं, अच्छा बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है, प्रोफाउंड है, बच्चा कहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो अगर तो बच्चा ऑटिस्टिक है उसमें डिफरेंट हर एक, आप कह लें कि उन्होंने एक चीज को, एक स्किल को उन्होंने एक टैग दिया हुआ है, इतनी स्कोरिंग दी हुई है कि बच्चे को ये चीज आती है, ये चीज आती है, तो इतने स्कोर्स हैं, तो इसका मतलब है बच्चा नॉन ऑटिस्टिक है। हम जब बच्चों की थेरेपीज भी स्टार्ट करते हैं तो हम आफ्टर 6 मंथ बच्चे की री असेसमेंट करवाते हैं, जिसमें पता चलता है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ भी रही है कि नहीं आ रही है, थेरेपीज जो है वो अपना उनके बच्चे के लिए इफेक्टिव उस तरह से है कि नहीं है। तो जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसमें ये सबसे पहले तो ये बात होती है कि बच्चा नेम रिस्पॉन्स जो बच्चे का वो 0 होता है, आई कॉन्टेक्ट नहीं बच्चे का होता, बच्चा सोशलाइजेशन में जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि लैग करता है, बच्चा पीयर इंटरेक्शन में ही नहीं जाता, बच्चे को पता ही नहीं होता कि मैंने किसी के साथ खेलना है, मैंने रिस्पॉन्स देना है, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं होती बच्चे के अंदर। अच्छा वो खुद खेल रहा होता है, बच्चा खुद खेल रहा होता है, इवन बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा अलाइनमेंट होती है कि वो बच्चा अपनी चीजों को, अपनी कार्स को, अपने टॉयज को इतना ज्यादा अलाइन करके रखता है कि अगर कोई दूसरा बच्चा भी आके एक कार उठा लेगा, एक टॉय उठा लेगा, खेलेगा, तो बच्चे में इतने बिहेवियर, शाउटिंग, हिटिंग कि जो चीज मेरी थी उस चीज को उस जगह से क्यों हटाया। हाँ। और वो दूसरे बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं खेलते, वो बाहर जाएंगे, पार्क में जाएंगे तो वो बच्चा इतने ज्यादा बिहेवियर शो करवाएंगे कि बच्चे में एक्सेप्टेंस ही नहीं होती, बच्चों के अंदर जो आप कह लें एक्सप्रेशन शो करवाना वो 0 होता है, उनको नहीं पता ये जो मेजर सिम्टम्स हैं ऑटिज्म के बच्चों के अंदर। ठीक है, लेकिन जिक्रा जो आपने मेन सिम्टम्स तो बताए हैं, आपने यकीनन आपके पास क्योंकि ऐसे केसेस भी आते हैं, क्योंकि बच्चों में स्पीच थेरेपी का भी मसला होता है, स्पीच डिले भी होती है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि ये जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही अपने आप में लगे होते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स को तो फौरन अंदाजा हो जाना चाहिए, जैसे नॉर्मल बच्चे को आप आवाज देते हो वो बेशक बोल नहीं पाता लेकिन वो रिस्पॉन्ड करने के लिए आपकी तरफ देखता है, वो मुड़ के देखता है, सर को हाँ मूव करता है। और ये बच्चे ज़हीन बहुत होते हैं, ये जल्दी हर चीज को पिक करना शुरू हो जाते हैं, जैसे रीडिंग ABC जल्दी उनको लिखने बोलने आ जाती है अगर स्पीच डिले नहीं है उनकी, और सॉन्ग, म्यूजिक, साउंड, इन चीजों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, अगर बच्चा स्पीच डिले के साथ है उनको हम रिसेप्टिवली आइडेंटिफिकेशन करवाएं तो वो हर चीज सीखते हैं, ठीक है। एज से पहले कुछ लोगों को मैंने बच्चों को देखा, वो एज से पहले, जिस एज में बच्चे को एज से पहले, अब हम ये नहीं टैग कर, अच्छा देखेंगे हमारे ना डिफरेंट डोमेन्स है, अगर हमारे साथ पास बच्चा अगर सिर्फ स्पीच डिले के साथ आ रहा है तो हम उसको बिहेवियर थेरेपी मस्ट साथ देते हैं, ठीक है। ABA थेरेपी हम इसलिए देते हैं कि जब हम स्पीच स्टार्ट करते हैं तो बच्चे में बहुत ज्यादा बिहेवियर्स इशू आते हैं, स्पीच में हम सिर्फ स्पीच पे काम करते हैं, हमें उसके गोल डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने बच्चे की रिसेप्टिव पे काम करना है, यहाँ हमने बच्चे की ग्रीटिंग्स पे काम करना है, हमने बच्चे की वोकल पे काम करना है, वर्बल पुश देना है, बच्चे के साउंड्स पे काम करना है हम लोगों ने। उसके साथ साथ हम बच्चे की ABA थेरेपी मस्ट करते हैं। उस ABA थेरेपी में क्या होता है कि हम बच्चे की ओवरऑल सारी डोमेन्स पे काम करते हैं, जैसे बच्चे की कॉग्निशन होती है, बच्चे की सोशलाइजेशन है, बच्चे की ड्रेसिंग है, ग्रूमिंग है, फाइन मोटर स्किल्स हैं, क्योंकि बच्चे के जो बच्चे ऑटिज्म के साथ होते हैं या वैसे किसी डिसऑर्डर के साथ होते हैं तो उनकी फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि हमने पेंसिल कैसे पकड़नी, इवन आप उनको कहेंगे कि स्विच ऑन एंड ऑफ करते हैं तो उनके हाथों में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो बटन को प्रेस कर सके। अच्छा, तो फाइन जो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो सेपरेट होती है जो हम इन बच्चों को देते हैं, लेकिन ABA के अंदर हम ओवरऑल हर चीज़ पे काम करते हैं। फिर फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, उनके बाद इन बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग करवाना जो पेरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। ये बच्चे समहाउ अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6-6 साल के हैं लेकिन वो अभी तक पैम्पर में होते हैं, वो डायपर पहन के आते हैं, उनको पता है जी टॉयलेट ट्रेन नहीं हो रही है, हाँ, बच्चे टॉयलेट ट्रेन नहीं हो रहे हैं। तो ये जो चीजें होती हैं बच्चों की होती है तो हम उनको साथ ही स्पीच थेरेपी के साथ ABA थेरेपी लाजमी रिकमेंड करते हैं और वो हम स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि ABA के अंदर उनके जितने बिहेवियर्स
इशू है हम उनको टैकल करते हैं। इवन अगर बच्चा रो रहा है तो हम फौरन से वो बिहेवियर भी नोट डाउन करेंगे कि बच्चा कितने सेकंड और कितने मिनट के लिए रोया है। आज हमने थेरेपी स्टार्ट की है तो बच्चे ने 1 घंटे के लिए बच्चे की ड्यूरेशन थी, बच्चा 1 घंटे तक रोया है और उस 1 घंटे में 45 मिनट्स के बाद बच्चे ने हमारा टास्क, हमारे जो हमने वर्बल पुश दिया उस पर रिस्पॉन्स दिया। हम वो चीज़ नोट कर लेंगे, हमारे पास टाइमर होता है, हमारे पास क्लिकर होता है, हम उसको रखते हैं। अगर बच्चे ने स्पिटिंग की है, बच्चे ने हेड बैंगिंग की है, बच्चे ने हिटिंग की है, बच्चे ने थ्रोइंग की है, तो हम फौरन से उनकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लेंगे कि 10 दफ़ा की है, 15 दफ़ा की है, 20 दफ़ा की है। उसके बाद हम 1 हफ्ते तक नोट डाउन करते हैं कि जो हम थेरेपी बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम इंटरवेंशन दे रहे हैं, क्या उस इंटरवेंशन से वो ड्यूरेशन कम हुआ है। सिर्फ स्पीच पे नहीं देखना, हमने उसकी ओवरऑल हर चीज़ को देखना है कि हमने अगर बच्चे को वर्बल पुश दे रहे हैं तो उसके साथ बच्चा रो रहा है, तो अगर रो रहा है तो क्या उसका रोना, उसका ड्यूरेशन कम हुआ है। अगर ड्यूरेशन कम नहीं हो रहा और बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, इसका मतलब है देखिए हमारे पास 2 नेगेटिव पॉइंट्स आ गए हैं। एक प्लस पॉइंट ये है कि उसकी स्पीच तो आ गई है, लेकिन उसने उस चीज़ को एसोसिएट कर लिया है कि मैंने जब जब रोना है मैंने तब तब बोलना है। फंक्शनल तो स्पीच नहीं हुई कि बच्चा रो रहा है और बोल रहा है। तो वो चीज दूसरी तरफ देखें कि एक हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया कि बच्चा रो रहा है और बच्चा बोल रहा है, तो फिर बिहेवियर थेरेपी के थ्रू हम बच्चे के वो जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं उनको डिक्रीज करते हैं और जो बच्चे की स्पीच है वो इंक्रीज होती है। उसके साथ साथ बच्चे की एकेडमिक्स पे भी काम होता है, बच्चे की कॉग्निशन पे भी काम होता है, बच्चे के रिसेप्टिव, फंक्शनल्स, बच्चे की इमिटेशन साउंड्स, हर चीज पे काम होता है। सही, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिन पे आप लोग काम कर रहे हो, बड़ी डिटेल में, जैसे जिक्रा ने बताया कि बहुत ही डिटेल में ये लोग काम कर रहे होते हैं और हर एक चीज़ को नोट कर रहे होते हैं, उनके बिहेवियर को, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर थेरेपिस्ट उनसे बात कर रहा है वो गुस्सा तो नहीं करे, वो किस तरह से बिहेव करे। ऑटिस्टिक बच्चों के हवाले से आखिरी सवाल करना चाहूँगी आपसे जिक्रा, बहुत से बच्चे जो ऑटिस्टिक नहीं होते इनमें थोड़ी सी ऐसे सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे जल्दी गुस्सा कर जाते हैं और रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं, और कुछ बच्चों में ये हैबिट नहीं होती शेयरिंग एंड केयरिंग वाली, उनको होता है कि मेरी चीज, मेरा टॉय मेरा है। तो उनके हवाले से ज्यादातर लोग कह देते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है, फौरन से उनको टैग कर दिया जाता है। तो आप क्या समझती हैं कि इसको मतलब क्यों हर बच्चे को हम टैग कर रहे हैं? मुझे लगता है बच्चों को टैग करना नहीं चाहिए। वो जो हम टैग कर देते हैं वो सारी जिंदगी वो टैग बच्चे के साथ रहता है। लेट सपोज कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और अगर उनका बच्चा ठीक हो गया, मैं कहती हूँ जब आपका बच्चा स्कूल जा सकता है आप उनको ले जाएं, तो वो कहते हैं अच्छा उधर जाके हम स्कूल वालों को बता दें। मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं बताना। जब आपने इतना अर्सा उनके थेरेपिस्ट करवा ली है, बच्चा ठीक हो गया है और अब वो स्कूल जा सकता है, तो आपने उधर जाके भी बता दिया, तो फिर वो सारी जिंदगी जहां भी जाएगा वो टैग उसके साथ लगा रहेगा। तो कभी भी टैग मत करें। समहाउ कुछ ऐसे, हम अगर अपने नॉर्मल बहन भाइयों में देखें तो कोई बहुत ज्यादा आप देखें हाइपर है, कोई अग्रेसिव है, किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हाँ, अब कुछ होता है कि बच्चे ADHD के साथ भी होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, अटेंशन नहीं दे पाते, तो जरूरी नहीं है कि वो ऑटिस्टिक है। तो ये मैं कहती हूँ हर चीज, हर डिसऑर्डर डिफरेंट है, आप उनको डिफरेंशिएट करें। कुछ चीजें हैं जो सिमिलर हैं, वो उसमें ऑटिज्म में भी है, ADHD में भी है, ये दोनों चीजें भी होती हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिक्रा फैज आपका, और आपने बहुत ही डिटेल में और बड़ी खूबसूरती से हमें बताया कि जो बच्चे हैं जिनकी स्पीच थेरेपी, उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। और बच्चों को बिल्कुल बार बार टैग ना कीजिए। अगर उनमें स्पीच थेरेपी है या वह हकलाहट का शिकार है, वो तोतलापन है, या वो जो अल्फाज है उनको सही से अदा नहीं कर पा रहे, तो बच्चों को टैग ना कीजिए। और इसके अलावा हर बच्चा ऑटिस्टिक बच्चा नहीं होता, ये भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया। और जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनकी जो सिम्टम्स होते हैं वो पेरेंट्स को अंदाजा होना शुरू हो जाता है। पहला बेबी होता तो थोड़ा मसाइल का शिकार होते हैं पेरेंट्स, तो उनको जल्दी से इसके जो सिम्टम्स हैं उनका अंदाजा नहीं हो रहा होता। लेकिन जैसे अगर आपके 1 या 2 या 3 बच्चे हो चुके होते तो आपको वाज़ेह तौर पे उनके सिम्टम्स का अंदाजा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही उन्होंने कहा कि उनके सिम्टम्स बड़े कॉमन से हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपने टॉयज के साथ खेल रहे हैं, अपनी गाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, तो उनकी कोशिश होती है, वो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको सेट करके रखा होता है तो वो किसी को भी अलाउ नहीं करते उनके टॉय को या उनकी किसी भी चीज को जो है टच करे या उसको कोई और खेले। तो ये जो बिहेवियर्स होते हैं इन्हीं से आपको ये बच्चों को अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि इनकी स्पीच थेरेपी कितनी जरूरी है। ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना है, ये वो मसाइल है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और हमें लगता है कि शायद अगर बाय बर्थ में ये मसले हैं, ये मसाइल है, तो शायद ये ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। थेरेपिस्ट के पास जाइए स्पीच थेरेपी के लिए। इसके अलावा ऑटिस्टिक बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, ऑफकोर्स वो डॉक्टर हजरात आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन
अपने बच्चों पे फोकस कीजिए और अंदाजा लगाए कि आपके बच्चे जो हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, अपने साथी जो है जिनके साथ वो खेल रहे होते हैं बच्चों के साथ, उनका बिहेवियर उनके साथ कैसे, क्या वो छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रही है। वो तमाम चीजें जिनके हवाले से बात करना, उनके हवाले से गौर करना बड़ा जरूरी होता है। ज्यादा वक्त माँ का साथ गुजर रहा होता है बच्चों के, जो वालिदा होती है वो ज्यादा वक्त दे रही होती है, वो खिला रही होती है, वो पिला रही होती है, वो उनसे बातें कर रही होती है, और इसके अलावा उनके टॉयज के पास जब वो खेल रहे होते हैं तो भी माँ इर्द गिर्द घूम रही होती है, तो उनको ज्यादा अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि कैसा बिहेवियर है। तो जनाब ऑटिस्टिक बच्चों के हवाले से बात की, उन बच्चों के हवाले से बात की जो थेरेपिस्ट जो हमारे साथ थेरेपिस्ट मौजूद थी, उन्होंने बताया कि उनकी थेरेपी जरूरी है। इसके अलावा अगर आपकी एज ज्यादा हो गई और अभी भी कुछ अल्फाज आप अदा नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने जिक्र किया रे और डे का, इसके अलावा और भी बहुत से अल्फाज होते हैं जिनकी साउंड्स अच्छी नहीं होती, जो आप अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाती, अदायगी अच्छे से नहीं होती, उनके लिए भी आप थेरेपी ले सकते हैं। बढ़ते अगले टॉपिक की जानिब। अगला हमारा जो सेगमेंट है बड़ा ही खूबसूरत सेगमेंट है एंटरटेनमेंट के हवाले से, और आज हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। वो कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ किस तरह से करे? जो एक्टर होता है वो एक्टिंग करता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स करता है, और इन द एंड आके मतलब शोहरत हासिल करता है, पैसे कमाता है और हम सब के दिलों में घर कर जाता है ये। लेकिन ये हमारे साथ जो एक्टर है वो एक जबरदस्त सहाफी भी है, उन्होंने डिफरेंट ड्रामों में, डिफरेंट फिल्म्स में अपना कैरेक्टर बड़े बाखूबी अदा किया। लेकिन उसके साथ साथ आजकल वो क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए वो क्या कर रहे हैं, बच्चों की मोहब्बत में आके वो जो अपनी पैसे हैं या जो उनकी अर्निंग है वो किस तरह से बच्चों पे लगा रहे हैं, गुब्बारे भी बेच रहे हैं, किस तरह से बेच रहे हैं, बड़ा एक सवाल है। इस हवाले से बात करने के लिए ऑफ कोर्स हमने अपने मेहमान को ही अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, उन्हीं से जानेंगे कि इसके पीछे कहानी क्या है। मैं वेलकम करना चाहूंगी मिर्जा अब्दुल जब्बार साहब का, जो बेहतरीन एक्टर हैं, एक बेहतरीन सहाफी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपको स्टूडियो में देख के, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की बड़ी रहमत है और बेबहा रहमतें वो रहा है। क्या बात है, हम इकट्ठा किए जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सर माशाल्लाह से ड्रामों में डिफरेंट कैरेक्टर करना, फिल्म्स में आना, साथ साथ बच्चों के लिए खिलौने और गुब्बारे बेचना, सर अलग सा कॉम्बिनेशन है, क्या स्टोरी है ये? असल में सिलसिला ये है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है जी, और आज हमारी लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री जो है बिल्कुल बैठी हुई है। बिल्कुल ड्रामे भी, बल्कि जो PTV या दूसरे चैनल्स वगैरह ड्रामे भी बना रहे हैं तो वो ज़्यादातर कराची में बना रहे हैं। सारी इंडस्ट्री कराची में? जी हाँ। और यहाँ जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, और ख़ास तौर से मैं जिक्र करूँगा उन लोगों का जो मजदूर हैं, टेक्नीशियंस के साथ काम करते हैं, जो कैमरे उठाते हैं, जो ट्रालियाँ उठाते हैं, वो बेचारे फारिग हैं। वो फारिग हो चुके हैं, बिल्कुल उनके पास कोई काम नहीं है जी, और उनको ऐसे काम के अलावा कोई काम भी नहीं आता। अब मैंने थोड़ा सा जिस वक्त देखा इसको जी, तो मेरे जहन में आया, मैं शालमी गया, मैंने वहाँ से खिलौने खरीद कर उसको पैक किया, पैक करने के बाद वो मैं लेके बाजार आया, जब मैंने उनको बेचा तो अच्छे खासे पैसे नजर आए। अच्छा, उनको बेचने के बाद? जी हाँ। अब उसका ये फायदा है, मैंने सोचा ये जो मैं कर रहा हूँ, मैंने तो इसलिए किया था कि बुजुर्ग हो गया हूँ, हाँ, घर में बैठूंगा तो वैसे ही बीमार पड़ जाऊंगा जी, तो मैंने भाग दौड़ शुरू कर दी। ठीक है। अभी 2 माह पेशर एक सीरियल है हम टीवी की, उसमें एक सीन मिला था, ननकाना साहब गए थे, वो करके आ गए। हाँ जी। उसके बाद कोई काम किया था उसमें आपने? जी हाँ, मैंने सिख का करैक्टर किया था जी, वो करके आ गए। अब उसके बाद काम कोई नहीं, उससे पहले भी फारिग थे, तो वो मैंने ये काम जैसे शुरू किया तो फिर मैं ये लेके स्टूडियो गया, मैंने अपने जितने भी मेरे साथी मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा यार ये काम करो। हाँ। इस काम के लिए आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है ही नहीं। हाँ, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, बहुत। हाँ, 500 रुपए से भी आप कर सकते हैं, 5000 से भी कर सकते हैं, और ये पैसे आप 5000 या 500 लगा के आप 1000 रुपया रोज भी कमा सकते हैं। अरे, क्योंकि इसमें सिर्फ मेहनत है। हाँ। आपने वो खिलौने लाने, उन्हें पैक करना, दुकानों पे भेज देना। आपने बाजार में खड़े होकर नहीं बेचना, आपने वो दुकानों को सेल करें, ठीक है, और वहां से आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी। हाँ। तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि हमारे नौजवान या हमारे वो लोग जो नाउम्मीद हो जाते हैं, उनके लिए मैंने कोशिश की है अपने तौर पे कि उम्मीद की एक किरण बाकी रहे। वो ये सोचें कि हम ये काम कर लेंगे तो आएगा, मांगने नहीं पड़ेंगे, हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, हम किसी से खैरात नहीं मांगेंगे, हम पे लोग तरस नहीं खाएंगे। क्यों तरस हम ये चाहें कि हमारे पे तरस खाएं? नहीं, हम काम करें, और काम करने के लिए जरूरी नहीं है हमने घर में बैठ के करना, ये हमने बाहर जाके नहीं करना, हमने ये पैकिंग घर में बैठ के, बीवी बच्चों को भी साथ लगाना, लो भी करो पैक,
हाँ। रोज के पैक किया माल, 1000 रुपए का माल पैक किया, 2 घंटे में बाजार में बेचा, आ गए घर, फिर नया माल लिया। अरे माशाल्लाह। सर माशाल्लाह से एक्टिंग करना, ठीक है, मैं इस चीज़ को बाखूबी जानती हूँ कि उस तरह से करैक्टर नहीं मिल रहे होते, उस तरह से सीन्स नहीं मिल रहे होते, क्योंकि एक तो दूर है कराची, अब लाहौर के जो एक्टर एक्ट्रेसेस है वो ज़्यादातर फारिग बैठे हुए हैं घरों में, लेकिन उनको वो एक होता है ना कि अब हमने एक्टिंग की हुई है, लोगों ने हमें स्क्रीन पर देखा, अब हम क्या काम करें, हमें कोई और काम नहीं आता। मैं आपको सिर्फ एक बात इस पे कहूँगा जी, कि अगर ये सोचेंगे ना कि हम क्या करें, हमें कहो हम नहीं जा सकते, हम तो एक्टर हैं, हमारा नाम है, उस नाम का क्या फायदा जो आपको घर में फाके डाल ले? उस नाम का क्या फायदा कि जो आप जरूरत के लिए मांगते फिरें या किसी के आगे हाथ फैलाएं, या किसी के आगे हाथ फैलाएं? क्यों भाई, आप क्यों करते हैं? ये छोटा सा काम है, जो बड़े लोग हैं वो बड़ा काम कर लें। हाँ, वो बड़ा माल खरीदें, बड़ा माल बेच दें। ठीक है, ये कैसे हो सकता कि ना हो? आप क्यों किसी से, हम क्यों भीख मांगे? अल्लाह ताला ने, हम भीख मांगनी है तो सदका नबी का अल्लाह से मांगनी है। क्या बात है। मैं एक बात और यहां वजाहत कर दूं आपको, मैं नात गो शायर हूं, नाते पढ़ता हूं, नाते लिखता हूं, चैनलों पे भी पढ़ी है, बहुत से चैनलों पे, और मैं स्टेज पे भी जाके पढ़ता हूं, लेकिन मेरे में वहां पे एक बात है, मैं पैसे लेके नहीं पढ़ता। अच्छा, वहां पे पैसे लेके नहीं पढ़ते? नहीं, मैं सौदा नहीं करता। यहां आजकल हमारे नाथ खां, अल्लाह ताला उन्हें शऊर अता फरमा दे, अकल अता फरमा दे, कि वो कह रहे हैं हम यहां पैसे ले लें। अरे हम अगर यहां ले लेंगे तो वहां जाके रब से क्या लेना है? क्या बात है। रोजे क़यामत हमने क्या लेना है? हमें रोजे क़यामत चाहिए, हमें बचना है। बहुत बहुत महंगे नाख़्वां हमारे यहाँ मौजूद है जो बहुत ज्यादा एक महफिल का बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। अल्लाह का फजल है, 1 रुपया नहीं, मेरे से कोई बात नहीं कर सकता कि जी मिर्जा साहब आप कितने पैसे लेंगे, कतई नहीं। वो जो मुझे ये कहे कि आप कितने पैसे लेंगे, मैं उसको कहता हूं तू ये पैसे अपने पास संभाल के रख, मैंने करना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं। हाँ। मैं अल्लाह का शुक्र है, खाना मुझे रब दे रहा है, मेरे तो एक 2 रोटियां खानी है, मिलती हैं। हाँ। अल्लाह ताला दे रहा है। तो लोगों ने गाड़ियां रखी हुई हैं, पजारो रखी हुई हैं, 10-10 गाड़ियां खड़ी की हुई हैं। मुझे मोटरसाइकिल है, मेरे पास टूटी हुई मोटरसाइकिल, वो भी मेरे बेटे ने दी है। अच्छा, तो मैं मतलब उसी पे गुजारा कर रहा हूँ, उसी पे सामान बेचता हूँ। जो आप अर्न करते हैं वो अपने लिए करते हैं माशाल्लाह से, जैसे आपने अपने बेटे का भी जिक्र किया है, सब अर्निंग कर रहे होंगे, घर भी अच्छे से चल रहा होगा, उसके बावजूद आपने ये स्टेप लिया। और हमारे यहाँ अमूमन ये होता है ना कि बाप थोड़ी ज्यादा एज का हो जाए तो हम सब बच्चे कहना शुरू हो जाते हैं, बाबा अब आपने क्या काम करना, आप रेस्ट करें। हालांकि वो रेस्ट कह के हम उन्हें डिप्रेशन में लेके आ रहे थे, उनकी मुख्तलिफ बीमारियों में लगा, अकेलापन उनमें आ जाता है ना ज्यादा। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे बच्चों ने ये नहीं कहा, मेरे बच्चों ने ये कहा पापा कर रहे हैं, करें, अपनी मर्जी से खुश रहें, खुश रहें, बस आप करें। आप मतलब ये कि अब मैं बीमार भी हूं जी, लेकिन वो बीमारी मेरे पे असरअंदाज इसलिए नहीं होती, हावी नहीं होती कि मैं उस बीमारी पे असरअंदाज हूं। क्या बात है। मैं उस बीमारी को ये कहता हूं कि तू कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूं, क्योंकि मौत तो रब ने देनी है, जिस दिन टाइम मुकर्रर है वो आ जानी है। बिल्कुल। उससे पहले हम क्यों झुके, हम क्यों लोगों के लिए वो करें? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसा नहीं करता, मैं मेहनत करता हूं, ये रब का करम हासिल करता हूं, और जो कुछ हो सकता है अगर किसी के काम भी आना वो भी आ जाता हूँ कि ठीक है, किसी को वो जरूरत पड़ी उसका पूरी भी कर देता हूँ। अल्लाह ताला करता है, अल्लाह ताला करता है, मेरा बना देता है, वो मुझे वसीला बना देता है। सर एक्टिंग की तरफ कैसे आए? मतलब आपको देख के लग रहा है कि माशाल्लाह नात ख्वां है, इतनी खूबसूरत आवाज है आपकी, आप नबी के हुजूर अपना जितना अल्लाह ने आपको आवाज दी है, जितना हो सकता है आप जिक्र अज़कार भी कर रहे होते हैं। सर एक्टिंग की तरफ आ जाना, फिल्म में आ जाना, बेशक एक करैक्टर किया, 2 किया, मुख्तलिफ जो है आपके जो है करैक्टर्स थे, तो एक्टिंग की तरफ आ जाना ये कैसे कैसे स्टार्ट हुआ? नहीं, पहले मैं एज ए सहाफी स्टूडियो गया, तो पहले मैं शोबिज़ सहाफी, ठीक है। उसके बाद वहां हमारे एक अबू शाह साहब थे, एक्टर थे, बूढ़े थे, उस वक्त मेरी तरह के थे जैसा मैं आज जी, तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वो एक हमारे दोस्त भी हैं, महल्लेदार भी थे, शहजाद गुजर, रियाज गुजर, उन्होंने कई फिल्में बनाई जी। तो वो शूट कर रहे थे, तो मैं पास से गुजरा हूँ, आगे से खबर बनाते बनाते मैं आगे से गुजरा, यूं करके गुजरा, कहता है इधर आ यार, इधर आ, जब बाहर इधर आ। क्या हुआ? यार एक सीन नहीं मौलवी था। अच्छा, वो मैंने एक शॉट किया, उसके बाद तो फिर मतलब लाइन लगी कि हर किसी ने मुझे, मिर्जा साहब ये मौलवी का करैक्टर आपने करना है। अच्छा, मिर्जा साहब ये बाप का करैक्टर आपने करना है। छोटे बड़े करैक्टर तो करैक्टर ही होता है जी, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद टीवी चैनल्स पे काम किया, तकरीबन हर टीवी, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे चैनल्स पे काम किया। हाँ।
पैसे मिलते रहे, ठीक है, ओके। वो जरूरत पैसों की उस वक्त थी जब आपकी आंटी हयात थी, साल पहले वो अल्लाह के पास चली गई, दर्जात बुलंद फरमाए। तो उसके बाद मुझे पैसों की जो जरूरत तो नहीं रही, लेकिन वो फिर ये सोच के काम शुरू कर दिया कि ये पैसे किसी ना किसी के काम आ जाएं, चाहे मेरे काम आ जाएं, मेरी औलाद के काम आ जाएं, कुछ जरूरतमंदों के काम आ जाएं। और अल्लाह का शुक्र है, रब अपना करम कर रहा है और मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। और जैसे आप दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां कर रहे हैं। हाँ जी, और बल्कि एक इजाफा इसमें कर दूं कि मैं, चूंकि मेरे हर चैनल से ताल्लुक रहा है और है, हाँ जी, तो जहां मैं देखता हूं कि कोई ऐसा करैक्टर है जिसका हेल्प होनी चाहिए, मैं जितनी कर सकता हूं तो उसकी है, ये भी हेल्प कर देता हूं। मैं लोगों को, अपने चैनल्स को बता देता हूं। हाँ। कई चैनल्स ने लोगों की वीडियोस बनाई, उनके प्रोग्राम अब भी चल रहे हैं, उनके प्रोग्राम्स चलाए, तो उससे ये फायदा हुआ कि उनको एक पैसे आने शुरू हो गए। हाँ, उनको मदद होनी शुरू हो गई, मदद हो गई ना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक बल्कि बच्ची थी जो चाय बेचती थी, उसका खामिन बीमार था, 4 बच्चों की परवरिश कर रही थी, 3 की। उसका सबसे पहले मैंने प्रोग्राम करवाया, उसने आज इतनी लोगों ने उसको मकान भी अपना ले दिया। अरे माशाल्लाह, तो ये रब का करम है, वसीला बनाने वाला है। हाँ जी, वसीला बनाने वाला है। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि अल्लाह आपको वसीला बना दे किसी की हेल्प करने के लिए। और खास तौर से मैं आपसे एक तस्करा जरूर करूंगा, जरूर, कि मैं फीमेल औरत की, मैं वो शान बहुत बड़ी है, माँ की, बेटी की, बहन की, बहू की, ये सारी शानें बहुत बड़ी हैं। आज चूंकि इत्तेफाक ऐसा कि डे भी है ख्वातीन का जी, तो मैं इस हवाले से एक शेर अगर इजाजत दें तो मैं एक कहते हैं कि वो औरत के लिए है कि साडा चिड़ियां दा चंबा सही नहीं, सानू मापियां लाड लड़ाया है पंजाबी में जी, कि साडा चिड़ियां दा चंबा सही नहीं, सानू मापियां लाड लड़ाया है, जेड़ा भनदा सी गुडियां पटोले मेरे, उसे वीर ने डोली पाया है। क्या बात, बहन भाई की लड़ाई तो होती है, बहुत बहुत खूब। जेड़ा भनदा सी गुडियां पटोले मेरे, उसे वीर ने डोली पाया है, नित खैर मैं उसदी मंगनी हाँ जिदे लड़ मापियों ने लाया है। क्या बात, खैर मैं उसदी मंगनी हाँ जिदे लड़ मापियों ने लाया है, पैरी पा के मेरे लख शुक्र तेरा रब्बा सोने वे, मैनू धी तो मां बनाया है। क्या बात है, लख शुक्र तेरा रब्बा सोने वे, मैनू धी तो मां बनाया। और औरत का सबसे बड़ा रुतबा, ते पैरी पा के मेरे जन्नत नू तू की शान नू मेरी बताया जी। जन्नत माँ की कदमों में है, माँ का सबसे बड़ा रुतबा, औरत का सबसे बड़ा रुतबा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी दरखास्त है सबसे, जो देख रहे हैं मुझे, जो सुन रहे हैं, वो सब औरतों की इज्जत जरूर करें, बहुत जरूरी है। और हमारी जो बहनें, बेटियां, माएँ जो भी हैं, अगर उनका कोई कसूर भी है तो उसको कसूर ना गर्दाने, हाँ, उनको मोहब्बत समझें, और मोहब्बत का जो है ना, उनका अखलाक से उनको। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मिर्जा साहब आपसे बात करके, बहुत ही मजा आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। नाज़रीन, अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, मुलाकात होगी दोबारा से आपके साथ। इसी के साथ इरम सफदर को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।